सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी प्रेम भरा नमस्कार। स्नेहाशीष और सोनाली बिटिया को भी ढेर सारा प्यार जी। सबसे पहले बता दें हम सारी सखियों को, श्रोताओं को कि हम किन किन विषयों पर। अच्छा, हमें लगा तुम कहोगे कि हम बता दें कि हम आ गए। अच्छा, हम आ चुके हैं और बता रहे हैं कि किन किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बता दो। तो आज हम रसोई में सावधानी के बारे में बातचीत करेंगे। हाँ, कि रसोई घर में किन किन चीजों का ख्याल रखें तो कुछ भी दुर्घटना जो हो जाती है थोड़ी सी हमारी लापरवाही से उससे बचा जा सकता है। साथ ही हम व्यंजन की भी जानकारी देंगे, हम बहुत सारी रेसिपीज बताएंगे और अपराध बोध, एक मानसिक आघात, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, कि किस किस स्थिति में अपराध बोध होता है और किस स्थिति तक या किस सीमा तक हमें इसे रखना चाहिए। मतलब थोड़ा सा इसका बोध होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा अपराध बोध हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। और आज सखी विशेष में हमारा दिन है वीरांगना का। तो वीरांगना डॉक्टर उषा मेहता जो हैं, जिनका जन्म जो 25 मार्च 1920 को गुजरात के सूरत के पास हुआ था, उनकी बात करेंगे। सरस गांव में उनका जन्म हुआ था और डॉक्टर उषा मेहता जो है, जब महज 5 वर्ष की थी तब वह पहली बार महात्मा गांधी से मिली और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। कुछ समय बाद गांधी जी द्वारा आयोजित शिविर में नन्ही उषा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और फिर 1928 में 8 वर्षीय उषा ने साइमन कमीशन के खिलाफ एक विशेष मार्च में हिस्सा लिया। ब्रिटिश राज के खिलाफ साइमन गो बैक के नारे लगाए। उस समय पुलिस की लाठीचार्ज जो हुआ, उसमें लाठियां भी खाई, लेकिन पीछे नहीं हटी। और जब उषा मेहता 12 वर्ष की थी तब पूरे परिवार के साथ मुंबई चली आई। यहाँ आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हर संभव मदद करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया और बड़ा विशेष कार्य उन्होंने किया। 14 अगस्त 1942 को डॉक्टर उषा मेहता और उनके करीबी सहयोगियों ने मिलकर एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की और 27 अगस्त को उन्हीं की आवाज में रेडियो पर प्रसारण हुआ। और उनके सहयोगियों में विठल भाई झवेरी, चंद्रकांत झवेरी, बाबूभाई ठक्कर, शिकागो रेडियो के संस्थापक नंदा मोटवानी, ये थे जिन्होंने उपकरणों की आपूर्ति की। फिर जो तकनीकी सहयोग होता है वो सब उन्हें प्रदान किया। जी। और रेडियो प्रसारण ने पूरे भारत में गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं के संदेशों को रिकॉर्ड किया। ब्रिटिश अधिकारियों से बचने के लिए रेडियो स्टेशन के स्थान को लगभग रोजाना बदला। आखिरकार 12 नवंबर 1942 को सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि रोजाना स्थान बदलना और अपने कार्य को जारी रखना, ये जज्बे की बात है। फिर जाहिर है कि जब जेल हुई तो 4 साल की कारावास की सजा सुनाई गई उषा मेहता को। और गुप्त कांग्रेस रेडियो ने सिर्फ 3 महीने के लिए काम किया, पर उन 3 महीनों में इन्होंने सरकार द्वारा जितनी भी खबरें थी जो प्रतिबंधित थी उन्हें और सूचनाओं को प्रसारित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बहुत मदद की। और जेल में डॉक्टर उषा मेहता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो गया। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद भी डॉक्टर उषा मेहता सामाजिक रूप से सक्रिय रही। उन्होंने अंग्रेजी और गुजराती में कई लेख, निबंध और किताबें लिखी। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित किया। वे जीवन भर ब्रह्मचारी रही। संयमी गांधीवादी जीवन शैली उन्होंने अपनाई। केवल खादी के कपड़े पहने, सभी प्रकार की वे विलासिता से दूर रही। ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर एक शोध प्रबंध लिखा उन्होंने। और उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और उसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी में अध्यापन का भी काम किया। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विभाग की प्रमुख रही और वर्ष 1980 में वे सेवानिवृत्त हुई। वर्ष 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त 2000 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। हम डॉक्टर उषा मेहता को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
गीत सुन लिया, बहुत ही मधुर गाना था। बहुत प्यारा गीत। हम्म। तो लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि कभी कभी तो क्या होता है कि हम जब कुछ अच्छा करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, है ना? बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश होते हैं, जैसे तुम हो रही है इस समय खुश जी जी कि जी। चलो बड़ा प्यारा सा गीत हमने सुना, अपने साथियों को भी सुनाया। लेकिन कभी कभी ये मन में रहता है कि अरे ये वाला गीत हमने बजा तो दिया, पता नहीं लोगों को अच्छा लगा नहीं लगा। या कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी बनाते हैं अक्सर और मेहमान के सामने जाते ही कह देते हैं अच्छा है, अच्छी नहीं बनी। तो फिर क्या होता है, फिर मन में रहा सहा जो होता है ना वो सब और खराब हो जाता है ना, मामला पूरा ही मामला बिगड़ जाता है। तो पहले तो आपने ही मन बना दिया सबका कि चाय अच्छी नहीं है। या तो इसके पीछे एक वजह ये भी होती है सोनाली बिटिया कि लोग खुद ही तारीफ कर दें, थोड़ा बहुत 19-19 हो तो 19-20 उसी में एडजस्ट हो जाए, है ना? एडजस्ट करना बहुत जरूरी है ना? नहीं, लोग मतलब ये समझदारी भी है, पहले ही बुराई कर दो तो अगला कहेगा नहीं नहीं ऐसी तो नहीं है, पर ठीक है। लेकिन जो सच मायने में होता है ना कि अरे मतलब गड़बड़ हो ही गया, आपके मन में है, आपको पता है और आपने कर भी दिया वो, उसके बाद आपको मन में बहुत ग्लानि होती है। और जब कोई नहीं कहता तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है ना। जी बिल्कुल। और वैसे गलती होना एक स्वाभाविक क्रिया है, पर गलतियों को सुधार कर एक नई सीख लेकर आगे बढ़ना ये भी बहुत जरूरी है। और उन गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा कर, खुद को भला बुरा कहकर हम वही बातें सोच कर अपराध भावना से बहुत ग्रसित हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो हमारे बहुत सारे साथियों ने बड़ी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ गलती हो जाती है, पुरानी बातों को भूलना चाहिए, आगे की सोचना चाहिए। सुबह शाम दीर्घ श्वास का अभ्यास करें 5-5 मिनट। साथ ही जीवन में 1-2 ऐसे मित्र जरूर बनाएं जिनसे खुलकर बात कर सकें, उनसे बात करने में कुछ भी सोचने की जरूरत आपको ना पड़े। हमेशा याद रखें आपका जीवन और आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। हम कब पैदा हों, कहाँ और कैसे पैदा हों, कब मरेंगे, कहाँ और कैसे मरेंगे, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है। ये बहुत सही बात लिखी इन्होंने कि कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होना चाहिए। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि अपराध बोध एक भावनात्मक स्थिति है जिसमें किसी को कुछ ऐसा करने में संघर्ष का अनुभव होता है जो उसे लगता है उसे नहीं करना चाहिए था, या इसके विपरीत ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता जो मानता है कि उसे करना चाहिए था। यह एक ऐसी भावना को जन्म देता है जो विवेक से प्रेरित होकर आसानी से दूर नहीं होती है। लेकिन दूर करना भी तो आप ही का काम है ना, ये हमारे हाथ में है। वैसे ये एक नैतिक भावना है और जो तब होती है जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है या महसूस करता है ठीक है या नहीं, उन्होंने अपने स्वयं के आचरण के मानकों से समझौता कर लिया या सार्वभौमिक नैतिक मानकों का उल्लंघन किया। जैसे एक सामान्य तौर पर समाज में होता है ना कि ये करना है ये नहीं करना है, उस मानक का उल्लंघन कर दिया और उस उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करते हैं। अपराध बोध, पश्चाताप, अफसोस, साथ ही शर्म की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। ये तो भावना की बात हो गई, लेकिन दोषी आप किस हद तक अपने आप को महसूस करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। दोषी महसूस करना और दोष को सुधारना दोनों में बड़ा फर्क है जी, है ना? और दोषी महसूस करना एक जटिल भावना है जो कई अन्य भावनाओं को जन्म देती है। जो लोग दोषी महसूस करते हैं वे चिंता, तनाव, उदासी, बेकार की भावना, कम आत्मसम्मान, पछतावा, अकेलापन या आलोचनात्मक आत्मचर्चा का अनुभव कर सकते हैं। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हालांकि लिखी है, लेकिन एक गुजराती की बात इन्होंने लिखकर भेजी है। गुजराती में कहा जाता है ऐसा, अपराध बोध जानबूझकर या गलती से किए गए अपराध से मानसिक आघात तो लगता है और बाद में पछतावा भी होता है। ये मैंने क्या कह दिया, क्या कर दिया, उसी पछतावा को लेकर गुजराती कवि कलापी जी ने बोध रूपी एक कविता लिखी है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं। हाँ पछतावो एक विपुल झरनू स्वर्ग थी उतरिયું છે, પાપી એમાં डुबकी दई पुण्यशाली बने छे। मतलब पछतावो यानी पछतावा, मतलब पछतावा रूपी एक धारा जो स्वर्ग से उतरती हुई है। पापी इसमें डुबकी लगाकर अपने द्वारा किए गए पाप या अपराध को धुल सकता है, अपने मानसिक आघात से उबर सकता है। तो मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसको पाप या पुण्य की उसमें तराजू में ना तौले। हाँ, लेकिन एक अपराध बोध मन में रहता है कि हमने क्या गलत कर दिया, गलत यानी पाप जैसा, बस उतना ही तक उसको रखें, बहुत बड़े उसमें न ले जाएं। तो जो गलती है जाहिर है कि इस तरह से आप दूर कर सकते हैं और दूर कर लेना ही बहुत जरूरी है जी। और अगर अपराध बोध से हमारा मन ग्रसित हो गया है, हम दुखी हो गए हैं, तो फिर संगीत से जुड़ सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा? हम खुद के मन को समझाए कि भाई चलो गाना सुन लेते हैं, तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाएगा, फिर बात की बाद में देखेंगे।
तो गीत सुन लेते हैं। चलो सुन लेते हैं। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अकेली होगी तुम देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जो अब होठों पे है मुस्कान, वो मुस्कान खो जाए। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। जरा लोगों से मिलना तुम, जरा हंसना हंसाना तुम। मगर तुम लौट के आओगे, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। तुम्हारी दोस्ती की शायद उसको भी जरूरत हो। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। अगर वो पास आए मुस्कुराए, मुस्कुराना तुम। मगर मैं लौट के आऊंगा, ये मत भूल जाना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम। क्या बात है। याद करना और याद आना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी गलतियों को बहुत ज्यादा मत याद करिए। उससे बेहतर ये है कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि अपनी गलतियों को छुपाए नहीं, बल्कि खुलकर बता दे या फिर माफी मांग लें। तो ये सबसे अच्छा अपना बोझ उतारने का उपाय है जी ना? जी। अपनी गलतियां हमें खुद पता होती है, दूसरों से तो हम छुपा सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं। जहां तक हो इनसे बचे, क्योंकि हमने हिसाब ईश्वर को देना है, अपने अंतरात्मा को देना है, दूसरों को नहीं। ये बहुत अच्छी क्या बात है। और लेकिन अपराध बोध आता कहाँ कहाँ है। जैसे हमने काम किया या कुछ और किया, गलती हो ही जाती है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर ये ना करते, और खास तौर से तब अपराध ज्यादा होता है जब उससे किसी और को कोई तकलीफ पहुंच जाए या किसी का नुकसान हो जाता है। तब लगता है ये नहीं करते तो कितना अच्छा होता है ना। जैसे नौकरी पेशा महिलाएं जब अपने छोटे बच्चों को पालना घर में
रख कर काम पर जाती है, तब भी उनका मन दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा। वो अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती है। तो इस बारे में भी सकारात्मक सोच रखें कि दूसरे बच्चों के साथ रहकर आपके बच्चे की जो ग्राह्य शक्ति वो बढ़ेगी, साथ ही उससे दूसरों में शेयरिंग करने की भावना बढ़ेगी, उनकी कार्यशीलता भी बढ़ेगी। तो खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। परेशान नहीं करें, बल्कि बस है ना कि उसके लिए आपको उपाय सोचना होगा और ये सोचें कि आप कैसा गुणवत्तापूर्ण समय उसको दे रहे हैं, न कि ज्यादा संख्या में कितना दे रहे हैं, उसका अनुपात कितना ये न देखें। क्योंकि क्या है, आप 4 घंटे बैठे हैं साथ में बच्चे के, लेकिन न तो उससे बात कर रहे हैं, न उससे कुछ रचनात्मक कार्य करवा रहे हैं, बल्कि अपने किसी काम में आप व्यस्त हैं या अपनी बुनाई सिलाई कुछ भी कर रहे हैं या रसोई घर में आप लगे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप भले ही आधे घंटे बैठे, उससे बातें करें, उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें या उसकी जो भी रचनाशीलता है, जो वो करना चाहता है, उसके मनोभाव को समझें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ इस तरह से अपनी व्यवस्था करें। और खास तौर से हमने भी देखा है कि जो महिलाएं नौकरी पर जाती हैं तो वो सोचती हैं हम अपने बच्चे को ताज़ा बना हुआ नाश्ता दें, ब्रेड आदि न दें या कोई भी रेडीमेड चीज़ नूडल्स आदि न दें कि अरे हम वर्किंग हैं इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो गृहिणियां भी हमारी बहनें वो भी खिलाती हैं, तो आप सोचे अरे ये भी तो खा रहे हैं, फिर हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, है ना। थोड़ा इस मामले में थोड़ा अगल बगल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कभी कभी बुआ जी हम खुद को भी परेशान कर देते हैं, जैसे कोई हम प्रतियोगिता में हम कुछ नृत्य के लिए गए या फिर गाना गाने के लिए, पर उस वक्त ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा जो प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये जानबूझकर तो नहीं होता है, तो पर जब हमारी प्रस्तुति खराब हो जाती है तो उस वक्त भी हम सोच सोच के इतना परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी प्रस्तुति अच्छी हुई होती। ये तो हर परीक्षा में होता है ना। जी जी, ऐसे लगता है कि कॉपी फिर से मिल जाए और फिर से कुछ लिख कर आ जाए, या मंच प्रस्तुति की जैसे बात है तो लगता है एक बार फिर मौका मिल जाए तो बेहतर करके आए। लेकिन भाई राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए ना, तो और ये आखिरी मौका तो था नहीं आपका, ये सोचिए आप, है ना। इसके बाद कई मौके मिलेंगे, उसमें हमारी जो है बस वही है कि आगे उस गलती को हम सुधारें, कि जैसे सोचे कि क्या आत्मविश्वास की कमी थी इसलिए गलती हुई, या तैयारी में कमी थी, हाँ, तो फिर उस पर कार्य करें और आगे बढ़ते जाए। या उसमें कुछ नयापन लाने की जरूरत है, कुछ अनोखा करना है, कुछ और उसमें जोड़ना है, ये सब चीजें जो हैं उन पर ध्यान दें कि क्यों ऐसा हुआ, या लोगों को हमने बहुत अच्छा किया लेकिन कम पसंद आया, क्यों। ऐसा तो नहीं कि ऐसा कोई और भी कर रहा है, हमारे में कुछ अनोखापन होना चाहिए। तो इन सब चीजों पर, इन बिंदुओं पर गौर करें तो अच्छा रहेगा, है ना। और महिलाओं को भी जैसे बचपन से ही बताया जाता है कि परिवार का ध्यान रखें, और बस पर अगर ऐसे में कभी वो खुद के लिए जी ली, कभी चली गई घूमने चली गई, इधर उधर चली गई, तो उस वक्त भी आने के बाद में उन्हें थोड़ा अपराध बोध हो जाता है कि भाई मैं अगर नहीं गई होती तो फिर मेरे घर परिवार वालों का ध्यान मैंने अच्छे से रखा होता। ऐसा ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। ऐसा तो नहीं है, अक्सर होता है अपना ऐसा कमर कसती हैं और फिर जुट जाती हैं रसोई घर में। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, क्यों ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप बड़े आराम से बाजार से खा पी कर आइए, अगर आप घूमने गई हैं और गए हैं, पति पत्नी भी साथ में अगर गए हैं और घर में और भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि आते ही एकदम जुट जाइए, सारा मजा किरकिरा हो जाए। सामान वामान लेते हुए आइए, मतलब आधे एक घंटे थोड़ा सा और आप आराम कर सकें, थोड़ा सा सहज हो सकें, उस आनंद का पूरा और आनंद ले सकें उस मजे का। कुछ ऐसे व्यवस्था रखें, क्योंकि कभी कभी तो जाते हैं, तो उस जो है आनंद का पूरी अनुभूति महसूस करें। बिल्कुल। और खुद आनंदित रहेंगे तो सामने वाले तो आनंदित होंगे ही। बिल्कुल। और अब गीत सुनते हैं। ये बनाएंगे एक आशियां, दो पंछी दो तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां।
आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। तो भाई आशियाना बनाएंगे, रसोई घर भी सजाएंगे, खाना भी पकाएंगे। लेकिन आपने कहा ना बुआ जी कि बाहर से आते बराबर रसोई में ना जाए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, और क्या। और वो बड़ा जरूरी है। देखो क्या होता है, घूम के आए या सिनेमा देख कर आए, कुछ भी। अब सब लोग जानना चाहते हैं क्या क्या हुआ वहां पर, सिनेमा कैसा लगा। अब आप तो चले गए रसोई घर में, अब सब लोग ऐसे देख रहे हैं, फिर चिड़चिड़ा रही हैं आप भी, कहीं ना कहीं आपको भी अजीब सा लग रहा है। आप भी चाह रहे थे कि लोगों से कुछ साझा करें अपनी बातें, भले बाजार करके आए, तुरंत आप दिखाना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं घर में। थोड़ी देर बाद तो सब मामला ठंडा हो जाता है, चाय उधर गर्म हुई, इधर सब चीज ठंडी हो गई, सब भूल जाते हाँ, मजा ही नहीं रह जाता कि क्या क्या बताना था, क्या क्या बातें शेयर करना था, क्या क्या शेयर करना था। जैसे अभी ब्रेक लेना है हम लोगों को, तो ये भी रह जाएगा। थोड़ी देर बाद थोड़ी बातचीत करते फिर ब्रेक थोड़ी देर बाद लेना है। जी जी, मतलब तुम्हें भी ना मजा आने लगता है तो यही करती हो। चलो, लेकिन ये बात जरूरी है कि आप जब भी कहीं से आए या कोई और भी आता है आपके घर में भी, मतलब खुद जैसे आप नहीं गई हैं, आपके बच्चे गए हैं या आपके पति गए हैं, आपकी सहेली गई है, नंद गई है बाहर, आती है तो पहले उन्हें पानी दीजिए, बैठा दीजिए थोड़ी देर। पता नहीं किस स्थिति से बाहर से कोई आया है ना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ परेशानी हुई हो उन्हें रिक्शा मिलने में, या रास्ते में कोई दिक्कत आई हो, गर्मी बहुत है या ठंड बहुत है, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में ट्रैफिक बहुत जाम रहा हो। तो इन सारी स्थितियों से थोड़ा वो सहज हो जाएं, तब आगे की बात करें। और अब लेते हैं एक ब्रेक। देखो सोनाली बिटिया, अक्सर ये होता है कि हम अपराध बोध की बात करते हैं या गलती होने की बात करते हैं। गलती होती क्यों है? क्योंकि हम काम करने से पहले नहीं सोचते। तो जरूरी है तैयारी कर ली जाए ना। बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। फिर चाहे वो
रसोई घर की तैयारी क्यों ना हो। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं भाई कि रसोई घर में अगर हम तैयारी से जाएंगे तो जाहिर है कि गलतियां कम होंगी, और जो हम आज बात करने जा रहे हैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखें तो हम बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि खासतौर से रसोई घर जो हमारा है, हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता है। वो ऐसा कमरा है, वो ऐसी जगह है कि सबसे ज्यादा वहीं हलचल रहती है और भागम भाग लगी रहती है ना। तो भाई इसलिए वहां पर दुर्घटना की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, आधुनिक युग में किचन में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी होते हैं, लेकिन उनका जो है यूज भी समझदारी से होना चाहिए। कभी भी माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर या दूसरे उपकरण को ऑन करने के बाद चलता हुआ ना छोड़े। किसी भी चीज को बनाते समय टाइमिंग सेट करने के बाद बाहर जाकर दूसरे कामों में ना लगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो ख्याल रखें इस बात का। वैसे हमारे एक साथी ये भी लिख रही हैं कि सावधानियां तो हम सबको पता है कि रसोई में क्या क्या रखनी चाहिए, फिर भी छोटी छोटी भूल हो जाती है। हमारा संयुक्त परिवार है, सुबह 4 बजे से किचन खुल जाता है। बड़े बुजुर्ग अपने हिसाब से अपना पानी गर्म कर पीते हैं, बस उन्हीं से गैस के नॉब खुले रह जाते हैं। उनके बाद मेरा ही किचन में आना होता है। मैंने एक आदत सी डाल ली है, आते ही पहले सारे दरवाजे खिड़कियां खोलती हूँ, तभी लाइट चालू करती हूँ। तो ये बहुत आपने अच्छी बात बताई कि जब भी रसोई घर में जाएं तो लाइट बाद में खोलें, पहले खिड़की दरवाजे खोल लें और थोड़ा सा अपनी नाकों को है ना, नाक सूंघने की शक्ति को थोड़ा सक्रिय कर लें। मतलब सूंघ लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस वैस की कहीं महक है, क्योंकि अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो जाहिर आप भी जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहले ये सब ध्यान दे लें, उसके बाद ही आप स्विच ऑन करें। और जहाँ तक पानी गर्म करने की बात है, हमें लगता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक केटल रख लें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है ना। खैर ये तो एक सुझाव की बात है, सबके घर की अपनी स्थिति होती है, उस हिसाब से ही लोग काम करते हैं। हमारे साथ ये भी लिखते हैं कि गैस चूल्हे की रबड़ वाला जो पाइप है समय समय पर बदलते रहना चाहिए। एक बार हमारे रसोई में एकदम आग लग गई, गैस टंकी तक पहुंच गई थी। तब हिम्मत करके गैस टंकी को बाहर खुली जगह पर हमने फेंक कर आग बुझाई थी। ऐसी बातें जो है ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसे ही और बात है कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि गैस स्टोव के ठीक ऊपर लगी चिमनी की समय समय पर सफाई करें। चिमनी में अक्सर धुएं के साथ तेल भी जमा हो जाता है, इसलिए हर महीने उसकी अच्छी से सफाई करें। चिमनी की सफाई की अनदेखी करने पर उसमें आग लगने का खतरा भी रहता है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि खाना बनाते समय खिड़कियां खुली रखें और गैस सिलेंडर के आसपास किसी भी तरह का प्लास्टिक का सामान ना रखें। खाना बना लेने के बाद रेगुलेटर की नॉब को बंद कर दे। अगर किचन में गैस लीकेज महसूस हो रही है तो माचिस और किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम को ऑन या ऑफ ना करें। बिल्कुल सही बात आपने बताई है, याद दिलाया है इस बात को। वैसे खिड़की खुली होने की जहां तक बात है वो तो वैसे सही है, लेकिन अगर उससे हवा ऐसी आ रही है कि फ्लेम जो है वो आपकी तरफ आ रहा है तो उसको थोड़ा बंद भी कभी कभी करना पड़ता है ना। ऐसा भी होता है कि वो पीछे है और आप इधर खड़े हैं और बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो खिड़की कभी कभी बंद भी करनी पड़ जाती है। तो दिशा का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपका रसोई घर किस दिशा में है और किस तरफ से हवा आती है। तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो तो घर में जहां पर भी है हमें सजग रहना होगा, लेकिन रसोई घर में जो है वो बहुत भागम भाग रहती है। और खास तौर से हमारी साथी यही लिख रही हैं कि रसोई घर में होने वाली अधिकांश दुर्घटनाएं भागा दौड़ी एवं जल्दबाजी के कारण होती है। अतः जब भी भोजन बनाएं शांत मन से, तसल्ली और प्रेम से बनाएं। ये बहुत सही बात है, क्योंकि जब हम क्रोध में रहते हैं उस वक्त दुर्घटना होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उस वक्त कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है, इसलिए मन संयम हो। और हमारे घर वालों की भी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी गृहिणी है उसे खुश रखे, उसे क्रोधित ना करे। अच्छा, और तो ऐसा ना करे कि अगर गृहिणी क्रोधित हो जाए तो जो गृह नारायण है यानी कि जो हमारे पुरुष भाई लोग हैं वो चले जाए रसोई घर में, तब तो हम रोज ही गुस्सा होने लगेंगे। तो फिर हम रोज गुस्सा होके बैठ जाएंगे और फिर हमें अच्छी अच्छी जो है व्यंजन मिलेंगे। क्या बात है, चलो ये भी देख लेते हैं। लेकिन हाँ ये बात है कि भागा दौड़ी की जो बात है, गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अगर बहुत मन में हड़बड़ी है तब आप अंदर न जाएं। थोड़ा सा अब बाहर आप 1 मिनट सोच लें कि कितना काम हमें करना है, कितनी देर में होगा, और उसकी जो व्यवस्था है, जो कहते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, वो एक बार देख लें और फिर उसी हिसाब से काम करें। हो सके तो अगर आप
आपको 4 व्यंजन बनाना है तो आप एक व्यंजन कम कर दीजिए, लेकिन हड़बड़ी में मत कीजिए, है ना। और जैसे आपने कहा टाइम मैनेजमेंट, हाँ। तो जैसे अब कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है तो हाँ। रात को ही थोड़ी सब्जियां वगैरह काट के रख दे, पूर्व हाँ। तैयारी करे, लहसुन को छिल के रख, यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं रसोई हाँ। घर में जो पहले से कर लिए तो जो हड़बड़ी इसको हम टाल सकते हैं। और ऐसे ही रसोई घर रात में अगर आप खूब साफ सुथरा करके जाएंगे तो सुबह जब आप आएंगे तो रसोई घर देख के आपको खुद अच्छा लगेगा और लगेगा कि चलो कुछ काम कर ही लिया जाए, है ना। कुछ बना लिया जाए। तो ऐसा जो है घर को आप सजा सकते हैं, रसोई घर को भी ऐसे ही सजा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे अगर जगह है उसमें अच्छी सी तो कुछ ऐसे पौधे आदि भी छोटे छोटे बर्तनों में लगा सकते हैं आप, ताकि उसमें अंदर भी हरियाली रहे, ताकि आपका उसमें आने का मन करे और आप अंदर रहें तो खुश रहें उसमें, जी, जी। है ना। और अब गीत भी सुन लें ना साथ साथ। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह रहे। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले। खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। देखो भाई, डरने की जहां तक बात है हम्म तो अगर पूरी तैयारी हो तो डर नहीं लगेगा। तो ऐसे ही रसोई घर में, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उपकरण जितने होते हैं, चाकू है, चकला, बेलन, चिमटा,
चम्मच जो भी चाहिए आपको, करछी आदि सब व्यवस्थित जगह पे होना चाहिए, तब भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होने से हम बच सकते हैं, है ना? ये बहुत सही बात है ना? आपने बताई। हाँ यही तो देखो नहीं जरा तो सा ढूंढने में इतना वक्त चला नहीं, इधर कढ़ैया चढ़ाया आपने और उसके बाद तड़का डाल रहे हैं, उसमें घी कढ़ाई डाल दिया, अब आपको चलाना है, वो ढूंढ रहे हैं झरनी है, उसका पता लगा सारा जो है ना राई जीरा जल गया। और फिर आप उसके बाद ऐसा नहीं, आप किसी पे क्रोधित नहीं होते, खुद ही पे गुस्सा आता है और परेशान होते हैं उसकी वजह से। एक के बाद एक गलतियां होती जाती हैं। और इधर समय आगे बढ़ते जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। परेशान पर होते अगर हैं। कोई एक इंसान काम करे तो ठीक रखे एक ही जगह पे, भाई चम्मच यहाँ रखना है, चम्मच यहाँ नहीं, पर खुद भी रखे। तो गलत करते हैं हम खुद लोग। भी गलत करते, पर कभी कभी 2-3 लोग भी काम करते हैं, उस वक्त तो बहुत ही हो जाता है। तो इसीलिए कहा ना कि रात में या दिन का जब काम करके हट रहे हो तो ये देख कर जाएं कि सब चीजें अपनी जगह पर हों, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी, कोई दुर्घटना जो है होने से टल सकती है ना? और घर में अगर छोटे बच्चे हो तो फिर और भी सावधानी हमें रखना पड़ता है कि जैसे नीचे बैठ के हम अगर सब्जी काट रहे हैं तो उस वक्त सब्जी काटने के तुरंत बाद जो है वो छुरी या दराती जो है उसे जल्दी से उठाकर ऊपर रखे। ऐसा होता है कि कभी फोन बज गया और हम सब्जी काटते काटते दौड़ते हुए गए और मोबाइल लेने गए और उतने में छोटा बच्चा आया। अच्छा। वहां पे उसका अगर पैर उस पे पड़ जाए या कट जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और आपका पैर पड़ जाए खुद तो वो तो है फिर ही वो भी है ना। समस्या। हाँ, तो ऐसा नहीं कि केवल बच्चे हो तो ये तो देखो हम सब के लिए भी है कि आप जरा सा मुड़े और आप भूल गए कि आपने पीछे रखा है चाकू या कोई तेज धार वाली कोई भी चीज हो सकती है, कांटा है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उसमें आपका पैर पड़ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ, बच्चे अगर हैं तो इन सब चीजों के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो भी चीज आपने उतारी है, गरम तवा है, चम्मच है या कोई भी चिमटा आदि है, कटोरी है, तो वो उसकी पहुंच से दूर हो, यानी स्लैब पर हो, ऊंचे स्लैब पर हो, है ना? या अगर उतना ऊंचा नहीं है और बच्चा इतना बड़ा है कि वहां तक पहुंचता है, तो उस समय आप सजग रहें कि उसको दूर रखें वहां से, है ना? और प्रेशर कुकर में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा छोटा सा कुकर है, हाँ। बड़ा कुकर ऊपर रखा हुआ है, तो हम उसी कुकर में इतना सारा भर दे दें कि फिर वो उसमें दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो फिर करें क्या? मतलब अगर ज्यादा मेहमान है तो बड़े कुकर में बनाए या 2 बार में बनाए। हाँ, 2 बार में बनाए। हाँ, कुकर में आधा ही सामान भरे, जैसे दाल पालक बनाना है तो हमने दाल और पालक, तो उसमें आधा हिस्सा खाली रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि कभी कभी ऐसा पूरा भरा हुआ कुकर तो प्रेशर ज्यादा बन जाता है और फिर उड़ जाता फट जाता है। हाँ, वो फिर उसमें इससे बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं ऐसी। और बराबर कुछ लोगों के घर में तो दीवार से जाके टकरा गया, या इतना उड़ने लगा कि किचन के बाहर ही चला गया। मतलब बहुत तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं कुकर से, तो इस बात का ख्याल रखें और खासतौर से उसका बहुत ख्याल रखें कुकर का, क्योंकि जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी उसे छेड़ें आप, है ना? और एक जरूरी बात है बुआ जी कि जब किचन में काम करे उस वक्त सूती कपड़े पहने। हाँ। और सबसे जरूरी बात है कि जो हमारी स्लीव्स है, जो बाहें होती हैं, वो बहुत ढीली ढाली ना हो। कि अच्छा। आजकल जैसे बेल स्लीव्स की वगैरह भी आती हैं कुर्तियां, तो वो फिर उसमें आग लगने का, दुर्घटना होने का डर रहता है। और हमारे बाल भी बांधे बाल बांध के रखें, क्योंकि आप जरा सा ऐसे झुके और उसके बाद उन्होंने तो फट से पकड़ लिया और बाल बहुत तेजी से जलता है। और उसके संग संग एक बात और है कि अक्सर क्या होता है, दूध उबलता है या चाय उबल रही है तो हम मुंह से फूंक के उसकी जो झाग है वो चाहते हैं बैठ जाए। तो कृपा करके हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना करें। वैसे हालांकि बहनें सोचती हैं कि ऐसे करेंगे तो चेहरे पर भाप भी लग जाएगी, तो 2 काम हो जाएगा। ऐसा ना करें। इस मामले में आप अलग से पार्लर चली जाएं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पानी का छिट्टा देकर या गैस बंद करके ही उसको संभालिए, या चम्मच डाल दें उसमें या कड़छी डाल दें। इस तरीके की चीजें जो है, मतलब कहना चाहिए प्रयोग ना करें, है ना? और आपने जैसे दूध उबालने की बात कही है, तो हो सके तो दूध जो है सिम पर ही उबालने रखे। नहीं तो छोटे भगोने में एकदम ऊपर तक रखेंगे तो सिम में भी गिर जाएगा। तो बड़े भगोने में रखें ना। बड़े भगों में रखें। और दूसरी एक और बात है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने दूध रख दिया और इधर उधर चले गए, और जब दूध उफाना है तो दौड़ते हुए आके हम गैस बंद करते, उस वक्त भी फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। तो फिर दूध बहने दें। दूध बहने, हाँ, अगर पानी है वहां पर, पहली बात तो दूध बड़े भगोने में रखकर सिम पर रखें। और अगर ऐसा होता भी है तो दूध गिर जाना, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप चीजों की जो नुकसान है उसको होने दें इस स्थिति में। खास तौर से अक्सर क्या होता है कि अगर हमें उस समय पकड़ नहीं मिल रही है सड़सी जिससे कि पकड़ के उतारना है, तो पता लगता है हम अपने दुपट्टे को फट से लेते हैं, या साड़ी का आंचल है, धोती का जो भी होता है वो उससे हम करने लगते हैं। कृपया ऐसा ना करें। उसको भले ही बह जाए वो ठीक है, क्योंकि अगर आप जलेंगी तो बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी,
फिर सारा काम प्रभावित हो जाएगा, हमारे भाइयों को रसोई में जाना पड़ेगा। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम करते हैं, तो ये सब कारनामे ना करें, हम कहेंगे कारनामे बिल्कुल भी ना हो, और बस आनंद के साथ खाना बनाए, खाना खिलाएं। बनाएं, और व्यंजन तो हम बताएंगे ही। जी, तब और तक एक गाना सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, एक डोर से बंधोगी सनम किसी दिन हमारे साथ। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार, तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। चाहे रहो दूर चाहे रहो चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। ओ मेरी चंचल पवन बसंती, करो नहीं यूं बेकरार, इन बाहों में आना है तुमको आखिर जाने बहार। दिल थामे आओगी फिर मैं पूछूंगा तुमसे बात। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। तुम इस गली तो मैं उस गली के आऊं कभी न हार। चाहे रहो दूर। तो भाई हम कहीं भी रहें, ध्यान तो खाने में ही लगा रहता है। बाहर भी जाते हैं तो सबसे पहले ये होता है खाना कहाँ खाएंगे, क्या खाएंगे, है ना। तो वो निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लेना तो रहता ही है। अभी हम लोग रसोई घर की बात कर रहे थे, लेकिन जब भी व्यंजन बनाना हो तो बहुत सारी हमारी बहनें जो है ना मोबाइल लेकर करती हैं काम। तो भाई कृपया कर जो है मोबाइल देखते हुए ना तो काम करें, और ऐसे ही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि रसोई घर में खाना तैयार करते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। गैस का प्रयोग करते समय आवश्यक सावधानी बरतें। गर्मियों में विशेष तौर पर सूती वस्त्र पहने, वैसे तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मोबाइल की जो बात है ना, हमारी सखियां कहेंगी कि भाई हम तो मोबाइल से ही देख के करते हैं। तो भाई उसको कहीं नोट कर लीजिए या अपने दिमाग में नोट कर लीजिए और तब बनाइए। अब जैसे हम लोग बता रहे हैं तो आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगी ना, ये नोट कर लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और कलम उठा लीजिए और लिख लीजिए कि हम क्या बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रही हूँ? सबसे पहले चीज चिली टोस्ट। क्या बात है। इसके लिए सामग्री है 6 ब्रेड स्लाइस, फिर गार्लिक बटर है 50 ग्राम, मोजरेला चीज 100 ग्राम, प्रोसेस चीज 100 ग्राम, 2 शिमला मिर्च, 1 कटोरी मकई के दाने, 1 बड़ा प्याज और हर्ब्स जो आते हैं वो, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच तेल और नमक। इसके लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, उसमें बारीक कटा हुआ
प्याज डाले, शिमला मिर्च और मकई के दाने डाले, उसमें नमक डाले, हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाल के एक बिल्कुल 1 मिनट के लिए ढक कर रखे। उसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, अच्छा, हल्का सा कच्चा रहे। और अब भाप जैसा दें हाँ, वैसा बस हाँ। और उसके बाद ब्रेड स्लाइस के ऊपर गार्लिक बटर फैलाएं जो बाजार में मिलता है। हाँ। अगर नहीं है तो घर में भी बना सकते हैं कि लहसुन की कलियों को छीन के मिक्सी में से घुमा ले और उसमें हाँ। बटर डाल के फिर से उसे घुमा ले, फेंट ले अच्छे हाँ से। फेंट ले तो बन जाएगा। और उसको फैलाकर उसके ऊपर जो हमने मिश्रण जो बनाया अभी प्याज, शिमला मिर्ची और मकई का, उसे फैलाए और उसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस चीज और उसके बाद मोज़रेला चीज डालकर और तवे पर बिल्कुल मध्यम आंच पर उसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दे। जैसे ही चीज पिघल जाएगा तो वो टोस्ट तैयार है, नीचे से वो हाँ, कड़े यानी हो कि जिधर के ब्रेड वाला हिस्सा है वो तवे पर होना चाहिए, उसको पलट के मत रख नहीं नहीं दीजिएगा। पलटना हाँ। नहीं है, नहीं तो चिपक जाएगा जी। चीज जो है। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी, शाम के समय भी हम खा सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, तो ये बनाएं। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो गई बात, तुमने बताया चिली चीज चिली टोस्ट। और आजकल मौसम है आम का, 2 कच्चे आम ले लीजिए, छीलकर टुकड़े में काट कर इन्हें पानी में उबाल लें, इन्हें ठंडा करके उसका पल्प बना लीजिए, है ना। पल्प में 2 पके आम का पल्प मिला लें अनुपात से, यानी 2 पका आम और 2 कच्चा आम, दोनों का पल्प एक साथ रखें। लेकिन कच्चे आम का उबला हुआ पल्प होगा और ये जो पका हुआ आम है उसका सीधा सीधा पल्प होगा, गूदा यानी कि। अनुपात से इसमें चीनी मिलाकर इसे अच्छी तरह पका लें। काला नमक, भुना पिसा और जीरा और काली मिर्च अनुपात से इसमें मिला लें। इसे आप गाढ़ा रखें, जमना नहीं चाहिए, है ना। और शीशे के जार में रखकर फ्रिज में रखें। जब भी इच्छा हो इसे ग्लास में पहले इस पल्प को डालें, थोड़ा ठंडा पानी डालें, अच्छी तरह चम्मच से मिला लें और ज़रूरत के हिसाब से इसमें ठंडा पानी डालें। 1-2 बर्फ के टुकड़े डाल लें और खट्टा मीठा आम पन्ने का जो है वो मज़ा लीजिए, आप आनंद लीजिए। आप इस पल्प को पूरी तरह इस पल्प को पूरी पराठा ब्रेड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं एक और रेसिपी बता रही हूँ, कैरी और प्याज का अचार। जो सफ़ेद प्याज आते हैं बाजार में, वो 8 से 10 छोटे छोटे प्याज, फिर अचार मसाला और उसके बाद में कद्दूकस की हुई 2 कैरी और गुड़ 50 ग्राम, तेल, नमक और नमक स्वादानुसार। अब कैरी को कद्दूकस करके अच्छे से, यानी कच्चा आम उसे कद्दूकस कर ले, उसमें अचार मसाला डाले, गुड़ डाले, नमक डाले और तेल को ठंडा करके गरम करके पहले ठंडा करें फिर उसमें डालें। पहले गरम कर लें फिर ठंडा कर लें। हाँ, और उसके बाद जो सफेद प्याज है उसमें चीरा लगा दे। अच्छा। और उसमें मसाला भर के और फिर उसे कांच की पन्नी में डाल दे और बचा हुआ मसाला उसके ऊपर डाल दें, फिर बचा हुआ तेल जो है उसमें डाल दे। और ये अचार जो है इन दिनों गर्मियों के मौसम में बनाते हैं, क्योंकि प्याज है तो ज्यादा दिन तो नहीं रहता, नहीं चलेगा, फ्रिज में रख सकते हैं और खा सकते हैं और खाएं ही। इससे क्या होगा, लू भी नहीं लगेगी और अगर आपको कहीं से गर्मी लग गई है तो उससे भी आपका जो है बचाव हो जाएगा। और बचाव इस बात से भी हो जाएगा कि हम गाना सुन लें, तब आगे बढ़े। सुन लेते हैं। कर लेना बातें कल चाहे जितनी, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी। पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी, आज की मुलाकात बस इतनी।
कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। आएंगे जाएंगे मर्जी से हम, प्यार है तो लाज भी उठाया करो। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें पहले चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। ठहरो मैं दिल को संभालूं जरा, पलकों में तुमको छुपा लूं जरा। समझे ना अब तक मोहब्बत है क्या, आओ तुम्हें ये भी समझा दूं जरा। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। तो भाई मुलाकात खत्म हो इससे पहले बता दें, क्रिस्पी आलू विद चटपटा सॉस। मध्यम आकार के आलूओं को अच्छी तरह साफ करके नमक डालकर पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर छिलके सहित हथेली से दबाकर हल्का सा चपटा कर लें। ध्यान रहे कि आलू टूटे नहीं। अब एक बाउल में बराबर मात्रा में मैदा कॉर्नफ्लोर लेकर इसमें कुटी हुई काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा नमक डालकर पतला घोल बना लें। अब इस घोल में आलूओं को डिप करके मध्यम तेज आंच पर तल लें। सॉस बनाने के लिए बॉल में आवश्यकता अनुसार एक गिलास मेयोनेज ले लें। चिली सॉस, काले मिर्च, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। सर्विंग प्लेट में आलूओं को रखें, सॉस डालें, ऊपर से हल्का सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स बुरक दें। चटपटे आलू तैयार हैं। तो क्या बात है। अगले सखी सहेली कार्यक्रम में चटपटे आलू के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल हाजिर होंगे। और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है, तो आप सभी को सोनाली पाठक और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।